हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं वाटर। ये हमारा लेसन नंबर 5 है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो कृपया आप वो जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम अपने लेसन से शुरू करते हैं। वाटर जो कि होता है जल। जब हम जल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी धरती है उस पर कितना जल है, 3/4 वाटर है। मीन्स कि 71% है। 71, जो 71% है वो हमारी पृथ्वी पर क्या है, जल है। और लैंड कितनी है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो है 29%। तो फिर भी हमें इतनी जल की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम क्यों कहते हैं पानी बचाओ, कि पानी की बहुत कमी है। क्योंकि ये सारा जो जल होता है वो समुद्रों का जल होता है, वो नमक वाला पानी होता है जिसे हम पी नहीं सकते, लवणीय जल होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं। इन सभी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर से। पहले हम देखेंगे कि वाटर साइकिल, कि हम कितने सालों से, आपको ये पता है कि पानी यहाँ कहाँ से रहा है, कि आप हम कितने सालों से, क्योंकि धरती तो चेंज नहीं हो रही, धरती वहीं पर है। अंतरिक्ष से हमें पानी नहीं आ रहा, तो मीन्स भी कितने सालों से, कितने लाखों सालों से ये पानी वही हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और वही बार बार रिसाइकल हो रहा है, जिसे हम जल चक्कर कहते हैं। इन जल चक्कर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जल चक्कर कैसे होता है। कि सबसे पहले आप यहाँ पर इमेज में ये क्या देख रहे हैं, तालाबों का पानी देख रहे होंगे, या फिर ये पर्वतों से पानी आ रहा है। ठीक है, ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर धूप की किरणें पड़ रही हैं। पहले तो जब ये धूप की किरणें पड़ती हैं तो ये वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। जब ये पानी का जब वाष्पीकरण हुआ तो ये ऊपर गया, ठीक है, आसमान में गया। ये क्या बनकर गया, भाप बनकर गया। भाप बनकर गया ऊपर, फिर बाद में ऊपर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कि ठंडा हुआ। ठीक है, एक टाइम आया जब ये बादल, ये जो पानी थी, जो गैसेस थी, ये ठंडी हो गई। फिर ये बारिश के रूप में नीचे आ गई, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में ये बारिश का पानी बनकर फिर नीचे आ गई। फिर ये पानी गया तालाबों में, नदियों में। तो फिर से ये, इससे होता क्या है कि ये जो हमारा एक तो होता है जल, ठीक है, अगर ये समुद्रों से, ओशंस में बहुत ज़्यादा धूप की किरणें पड़ रही हैं, इवापोरेशन हो रही है, इससे क्या हो रहा है, पानी शुद्ध हो रहा है। जब वो बारिश की फॉर्म में हमारी धरती पर आएगा, दोबारा से आएगा, फिर उसमें वो नमक नहीं होगा। ठीक है, वो जो ऊपर जो जल वाष्पीकरण होता है वो सिर्फ कौन सा जाता है, सिर्फ शुद्ध पानी होता है। जैसे कि आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी बर्तन में नमक लेकर मिक्स करके अगर उसको आप उबालेंगे तो बाद में जो पानी सारा उबल जाएगा और लास्ट में सिर्फ नमक ही बचेगा, जिससे हमें ये समझ आता है कि जो जल होगा सिर्फ वही वाष्पित होता है। तो इससे ये वाटर साइकिल चलता है। इन्होंने एक बात कही है कि जो आप हरियाणा में कुछ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों के लिए, क्या पता वो हो सकता है वो अमेजोन जो रिवर है, अमेजोन रिवर पता है ना आपको कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, साउथर्न अमेरिका में है। तो क्या पता वो उस नदी का पानी भी हो सकता है, क्योंकि मानसूनी पवनें आती हैं, उधर से आती होंगी मानसूनी पवनें, इधर वर्षा कर जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि आपको सारा चैप्टर समझा दूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर से, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ है, कि जल का जो वितरण है, कि जल अब सिर्फ नदियों में तो जल नहीं है, वही जल लेक्स में है, तालाबों में है, नदियों में है, ओशंस में है। वाटर पार्टिकल्स जो होती है गैस की फॉर्म में हमारे आसमान में है। ठीक है, और ये जल जो हमारी जो ग्लेशियर्स हैं, हिम, जो देखिए यहाँ पर आइस कैप्स हैं, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे भी तो पानी है, फ्रेश वाटर लेक। दुनिया के सबसे जो फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पर है, वो है अमेरिका में, ग्रेट सुपीरियर लेक है। जैसे कि इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी है, थोड़ा बहुत। रिवर्स में इन्होंने वही बताया कि जो ओशंस में 97.3% पानी तो सिर्फ ओशंस में ही है, जो कि सैलिन वाटर है, नमक वाला लवणीय जल है, जिसे हम पी नहीं सकते। और आइस कैप्स जो कि ग्लेशियर्स हैं, वो कितना है, 2.0 है, वो भी बर्फ़ से जमा हुआ है वो भी। अब ग्राउंड वाटर कितना है, 0.68 है। फ्रेश वाटर लेक जो शुद्ध पानी है वो 0.009% है। और जो इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स हैं वो कितनी है, 0.009%। और एटमॉस्फेयर में 0.0019 एंड रिवर्स में 0.000.1। ये कुल मिलाकर बनता है 100%। तो ये हमने एक यहाँ पर एक इन्होंने एक्टिविटी भी दी हुई है, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी हम देखेंगे कि डेड सी है, इजराइल में एक डेड सी है, मृत सागर नाम का। इसमें जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो विश्व के सबसे ज़्यादा लवणता में से एक है। जैसे कि इन्होंने कहा 340 ग्राम पर लीटर, कि अगर 1 लीटर पानी है, अब आपको पता है 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं,
कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 340 ग्राम जो है वो कितना है, 1 लीटर पानी में 340 ग्राम क्या है, नमक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर नमक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी डूब नहीं सकता नमक वाले पानी में, स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, कि इसको डेंसिटी इसकी जो होती है, घनता होता है, वो बढ़ा देती है, जिससे कोई भी स्विमर है वो इससे डूब नहीं सकता इसमें। अभी हम देखेंगे कि ये ओशन सर्कुलेशन कि ये महासागरीय परिसंरचना क्या होती है। तो देखेंगे हम कि कभी भी हम वहाँ पर जाते हैं बीच पर, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो महासागर होती हैं वो लहरें उठ रही होती हैं। वहाँ पर कभी भी बीच पर जाते हैं, देखते हैं ना कितनी कितनी जोर जोर से लहरें चल रही होती हैं। तो वो कभी भी पानी होता है वो खड़ता नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो चलता क्यों है। अभी यहाँ पर एक और एडिशनल नॉलेज वाली बात कही हुई है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने और क्या पढ़ा था कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। और जून 5 को क्या मनाया जाता है, जून 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हमारा जो पानी है वो कभी भी स्टिल नहीं होता, कभी भी एक जगह नहीं होता, और वो फिर किस फॉर्म में चलता रहता है, जैसे कि इन्होंने बताया, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। वेव्स को हम क्या कहते हैं, वेव्स को हम कहते हैं तरंगे, और जो थी टाइड्स उसे हम कहते हैं, यहाँ पर लिखा है ज्वार भाटा, और जो लास्ट में बची थी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में शुरू से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तरंगे की। तरंगे क्या होती हैं? तो जब भी आप देखते हैं समुद्र में या फिर जब भी आप बीच पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लहरें सी उठती हैं, ठीक है। वो लहरें कैसे उठती हैं, जब भी तेज़ धाराएं चलती हैं, जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, वो हवाएं उन पानी जो लहरें होती हैं उनको साथ में, जो तरंगे होती हैं उनको साथ में लेकर आती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तरंगे कहते हैं। जब भी ये तरंगे कैसे उठती हैं, ये इनका एक और कारण है। जैसे कि तरंगों को अफेक्ट करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कहीं भी भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या वोल्केनिक एरप्शन, कहीं भी ज्वालामुखी फटा, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, कहीं भी भूस्खलन हुआ ज़मीन के नीचे, तो क्या होगा, बहुत सारा जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह घिसकेगा, जिसके कारण सुनामी आ जाएगी। और सुनामी आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है। 2004 में सुनामी आई थी जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, और इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, लगभग 150 मीटर हाइट थी इसकी थी, और इसकी जो स्पीड थी वो लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो रफ्तार थी वो थी। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी। पर उस समय इतने लोग क्यों मारे गए थे, क्योंकि जब लोगों ने देखा, जब वो लहरें उठ रही थी, तो लोगों को भी उसको एंजॉय करने लगे, एक्साइटेड हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर इससे क्या हुआ कि वो जब सुनामी अचानक से आई और उन सभी को उन्होंने मार दिया, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी। तब जो हमारे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, जो कि तटवर्ती इलाकों से लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये जो भूचाल जो आया था, सुनामी आई थी, ये कैसे शुरू हुई थी, क्योंकि ये भूचाल आया था, कहाँ पर आया था, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा एक आइलैंड है, ठीक है, एक द्वीप है, वहाँ से ये शुरू हुआ था, ठीक है। और इस सुनामी से क्या हुआ था, जो इंदिरा पॉइंट है हमारा भारत का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो द्वीप समूह का, इसमें ये डूब गया था। इंदिरा पॉइंट इसमें डूब गया था। और ये कब आया था, ये 2004 में आया था। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, टाइड्स क्या होती हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, वेव्स, तरंगे क्या होती हैं, तरंगे कैसे आती हैं, जब भी हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, तो पवनों के साथ वो तरंगे भी साथ में चलने लग जाती हैं। और तरंगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी फट गया, या भूचाल आ गया, या कोई और भूस्खलन हो गया, नीचे लैंडस्लाइड होगी, तो इसके कारण एक जगह से पानी जो होगा दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिफ्ट करेगा, जिसके कारण सुनामी आएगी। अब पढ़ेंगे हम ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है कि जब भी ये समुंदर है, समुद्र का जो लेवल होता है वो बढ़ जाए, ठीक है, इतना हो गया लेवल। अब ये बढ़ेगा क्यों, क्योंकि ये जो हमारी मून है ना, चंद्रमा और सन, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब ये भी जब भी ये हमारे सी लेवल को या फिर हमारे जो ओशियंस होते हैं इनको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, ये अपनी तरफ इनको खींचते हैं, तो हमारे जो समुद्रों का या फिर हमारे जो ये ओशियंस है, इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है हाई टाइड, कि जब भी शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, कि जब ये हाईएस्ट लेवल पर उठ जाती है, इसे हम इन्हीं को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार जब बहुत ही ऊपर पानी हो जाए, ठीक है, जब चढ़ जाए ऊपर, और भाटा जब पानी नीचे को आ जाए, उसे हम
क्या कहते हैं, उसे हम भाटा कहते हैं। अब हम इनके बारे में देखेंगे कि ज्वार भाटा आता कैसे है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको सन दिख रहा होगा, ये नीप टाइड है एक। क्या लिखा है यहाँ पर, नीप टाइड मीन्स, नीप टाइड हिंदी में है कि ये निमन निमन ज्वार भाटा है ये। कि जैसे कि यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर मून है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों फोर्स इतनी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो जल और उसका होगा, क्या कहते हैं, जल होगा, जो हमारे समुद्रों का जो जल होगा इतना ऊंचा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इधर खींचेगा जल को इधर, और ये इस साइड, इनका जो गुरुत्वाकर्षण होगा जल को खींचेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर नीप टाइड आएगी। इतना जल का जो प्रभाव होगा इतना नहीं होगा। पर स्प्रिंग टाइड होती है, ये स्ट्रॉन्ग टाइड होती है। उच्च जो होता है ज्वार भाटा आता है इसमें। कैसे कि ये जब तीनों आ जाते हैं एक साइड में, एक तो या फिर ये होगी अमावस्या या फिर होगा पूर्णिमा, कि जब भी अमावस्या के दिन जब भी हमें मून नहीं दिखाई देगा, पूर्णिमा वाले दिन हमें पूरा मून दिखाई देगा। तो इस दिन क्या होता है, ये तीनों सन, मून और अर्थ एक ही जब डायरेक्शन में होंगे, इस दिन क्या होगा, जो टाइड्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा आएंगी, ऊंची होंगी, ऊंची लहरें उठेंगी एज कम्पेयर टू नीप टाइड। नीप टाइड में निमन ज्वार भाटा आता है और स्प्रिंग टाइड में उच्च ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो इससे पानी का जो खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस पानी के उच्च ज्वार भाटा आने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। कैसे कि जो यहाँ पर समुद्रों का जब स्तर बढ़ जाएगा, तो इससे जो शिप्स में जो लोग होंगे, जो सेलर्स होंगे, समुद्र यात्री होंगे, इनको ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि जब समुद्र तक का तल जो बढ़ जाएगा तो उनको वहाँ पर नेविगेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि वो स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, तो उनको किनारों पर जाने में, पोर्ट्स होते हैं जो बंदरगाह होते हैं, उनको किनारों पर जाने में इतनी समस्या नहीं आएगी। तो ये बंदरगाहों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। यह आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेविगेशन, हाई टाइड्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, क्योंकि वो जब उनका स्तर ऊंचा बढ़ जाता है समुद्र तल का, ठीक है, तो उससे वो जो शिप्स होंगी वो किनारे पर आ सकेंगी। इसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और क्या इससे हो सकता है, इससे मछलियाँ बहुत जल्दी पकड़ी जा सकती हैं, बहुत ही अच्छे से पकड़ी जा सकती हैं। जब भी ज्वार भाटा आएगा बहुत उच्चतम स्तर पर होगा, कौन से में होगा, स्प्रिंग टाइड में। स्प्रिंग टाइड में उच्च ज्वार भाटा आएगा, तो इससे फिशेज होंगी वो वहाँ पर, वो जो शोर होगा वहाँ पर, ठीक है, जो किनारा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगी। फिर ये जो फिशरमैन होंगे यहाँ पर, इंडियन फिशरमैन या फिर कहीं और भी जो फिशेज होंगी वहाँ पर शोर्स पर जो होती हैं, किनारे पर आ जाती हैं, जिससे फिशरमैन को बहुत ही ईजिली वहाँ पर जो फिशेज होती हैं मिल जाती हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और यहाँ पर जो फिशरमैन होते हैं बहुत सारी फिशेज पकड़ पाते हैं। और यहाँ से जब भी ज्वार भाटा जब उच्चतम स्तर पे होता है, तो वहाँ पर जब जल का स्तर बढ़ता है, तो वहाँ पर जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, तो यहाँ पर कई जगहों पर बिजली को भी पैदा किया जा सकता है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो टाइड है, ज्वार भाटा है, इसके कितने बेनिफिट हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम ओशन करंट्स क्या होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। कि हमने जब वो देखा था, तरंगे देखी थी, एक तो तरंगों को तो हवा लेकर आती हैं, या फिर भूकंप या फिर ज्वालामुखी की वजह से जो तरंगे चलने लग जाती हैं। और ये जो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये किसी एक डायरेक्शन में बहती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बात किया है, वार्म एंड कोल्ड करंट की। इन्होंने दो मेन कोल्ड करंट की बात की है, हम उसको मैप में भी देखेंगे। लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम की बात की है कि ये जब भी बढ़ती हैं तो ये जो आसपास का जो जहाँ पर ये कोल्ड करंट्स जाती हैं या वार्म करंट जाती हैं, वहाँ की जगह को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, कि जहाँ पर भी ये बहेंगी वहाँ पर उनका जो आसमान आसपास का जो होगा एनवायरनमेंट होगा उसको भी ये प्रभावित करेंगी। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, आपको ये बात ही बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर बह रही है और ये गर्म जल धारा है। क्या है ये, गर्म धारा है। और ये लैब्राडोर है, ये कौन सी है, ये ठंडी धारा है। ये कौन सी है, यहाँ पर वैसे बहुत सारी धाराएं हैं पर मेन हमारी किताब में दो दी हुई हैं। किसी दिन हम सारी पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, जो जो इम्पोर्टेंट होंगी। तभी हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि जो एक लैब्राडोर है यहाँ पर, और ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है, गल्फ स्ट्रीम ये आपसे पूछा जा सकता है, आपने ध्यान से सुनना है। लैब्राडोर ठंडी जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। देखते हैं, अब ये हमारा इतना ही चैप्टर था। अभी हम एक सीज अभी हम और देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से नदियां हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दक्षिणी अमेरिका में, ये देखिए दक्षिणी अमेरिका से शुरू करते हैं।
दक्षिण अमेरिका में कौन सी रिवर बहती है? अमेजोन नदी बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और प्रशांत महासागर आप मैप में देखिए यहाँ पर है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। और उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये एस की शेप बनाता है, आप ये देखो, ये एस की शेप बना रहा है। और यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक ओशन है, साउथर्न अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर दक्षिणी महासागर, और यहाँ पर आर्कटिक सागर है। आर्कटिक ओशन कहाँ पर है? यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और विश्व की सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे बड़ी विश्व की वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी वो कहाँ पर है? यहाँ पर है मैप में। और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी कहाँ पर है? वो यूरोप के नीचे है और अफ्रीका के ऊपर है, ये देखिए। और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर मिसिसिपी नदी है और द ग्रेट बियर झील। ये तो इतना चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम पढ़ेंगे किसी दिन। अब यहाँ पर इंडिया में देखिए, यहाँ इंडिया में यहाँ पर गंगा नदी इधर बहती है नॉर्थन प्लेन में, यूपी वाले साइड में, कि इधर में इतने जितने भी मैदान बने हुए हैं ये सारे गंगा के मैदान बने हुए हैं, गंगा नदी से ही बने हुए हैं। अब यहाँ पर हुमांग नदी कहाँ पर है? चाइना में बहती है। और इधर बंगाल की खाड़ी किधर है? बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। अरब सागर कहाँ पर है? अरब सागर यहाँ पर है, भारत के दक्षिण में, दक्षिण के इधर वाली साइड, वेस्ट वाली साइड में। हिंद महासागर, इंडियन ओशन कहाँ पर है? इंडियन ओशन यहाँ पर है। ये भारत का एक अकेला, पूरे विश्व का एक अकेला ऐसा महासागर है जो कि भारत के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशन जिसे कहते हैं हम, ये अकेला महासागर है। और अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर डार्लिंग नदी है एक, ऑस्ट्रेलिया में। और दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। प्रशांत महासागर ये है, प्रशांत महासागर, ठीक है। कर्क रेखा आपको पता है यहाँ पर से गुजर रही है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है? कर्क रेखा ये ऐसे होके गुजर रही है। तो चलिए देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन जब कोई भी यहाँ पर जैसे स्नोफॉल होती है, या फिर हिल स्टॉर्म, बर्फ पड़ती है, या फिर बारिश होती है, ये सभी किसकी फॉर्म है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। वाटर साइकिल क्या होता है? जब ये क्रियाएं होती हैं कि जब वो पानी वापस धरती पर आ जाता है, जैसे कि पहले वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होती है पानी की, फिर वो आसमान में जाता है, फिर वो जाकर ठंडा होता है और बादल के रूप में बाद में वो ठंडा होकर नीचे फिर बारिश के रूप में आ जाता है। और वो बारिश कहाँ कहाँ होती है? नदियों में, तालाबों में, महासागरों में, फिर वो भर देती हैं उसको, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स? जो हाइट्स ऑफ वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उसको कौन प्रभावित करता है? तो उसको प्रभावित करते हैं कि ये जो भी हमारी जो पवनें चल रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, और उनकी जो पवनें चल रही हैं उनकी कितने टाइम तक चल रही हैं, ठीक है। वाटर की गहराई कितनी है, ये सभी जो कारक हैं, और जो विंड की दिशा है, ठीक है, और स्पीड टाइड की वो कितनी है, ये सभी प्रभावित करती हैं, जो कि क्या होती हैं? हाइट ऑफ वेव्स को प्रभावित करती हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? कि जो ओशन वाटर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो हो गया तापमान, एक हो गया अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन, और तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल पुल और सन एंड द मून, की हमने ये पढ़ा था ज्वार भाटा में, कि ये तीनों बातें हैं बहुत ही प्रभावित करती हैं। या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, कि जो अंदर भूस्खलन होता है वो भी इसको प्रभावित करती हैं। व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड? कि ये टाइड्स क्या होती हैं और ये कैसे प्रभावित करती हैं? तो ये टाइड्स क्या थी? जब भी जो जल का स्तर है वो ऊपर बढ़ता है, ठीक है, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और ये कौन प्रभावित करते हैं? सन एंड द मून। फिर हमने उसमें पढ़ा था नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है? स्प्रिंग टाइड जब तीनों एक दिशा में होते हैं, कौन कौन? पृथ्वी, चंद्रमा और सन, तब आएगा स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग। और नीप टाइड कब आएगा? जब ये तीनों एक दिशा में नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगी अर्थ, यहाँ होगा मून और यहाँ होगा सन, तो यहाँ पर ये तब आएगा नीप टाइड। और ओशन करंट्स क्या होती हैं? ओशन करंट्स क्या होती हैं कि जब भी ओशन करंट्स, जब भी जल की धाराएं बहती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओशन करंट्स कहते हैं। तो चलिए हम आज के लिए अब इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।